नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दुनिया जहां की बातचीत हो रही है, अजान, नमाज, हिजाब, लाउडस्पीकर, तमाम तरीके की बहस हो रही है और यह बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी बहस है। जरूरी है, हर बहस जरूरी है और होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक प्राथमिकता होती है कि किस समय किस बहस का होना सबसे जरूरी। और आज जब आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यह साफ हो गया कि सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ी चिंता बढ़ती हुई महंगाई है, क्योंकि लाउडस्पीकर से ज्यादा तेज आज की डेट में महंगाई चिल्ला रही है, बिना लाउडस्पीकर के ही चिल्ला रही है। हम भले ही दूसरी तरफ देख लें, लेकिन इतनी जोर से वो चीख थी कि आज आरबीआई के गवर्नर को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। 40 बेसिस पॉइंट से उनको रेपो रेट बढ़ाना पड़ा। सेंसेक्स जो है वो 1300 पॉइंट घट गया। तो लाउडस्पीकर छोड़िए, ये एक जरूरी बहस है, इसको देखिए। आरबीआई के ऐलान से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है। सेंसेक्स में 1300 अंकों की बड़ी गिरावट हुई है। 56,000 से नीचे सेंसेक्स आया है। निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट नीचे गिरा है और करीब ये बड़ी एक गिरावट जो आप देख सकते हैं वो आई है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आरबीआई ने क्या झटका दिया है। तो रिजर्व बैंक ने आज अचानक रेपो रेट बढ़ाई। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया। अब 4.40% रेपो रेट हो गई है। बैंकों के साथ आम लोगों के लिए कर्ज लेना अब महंगा होगा, ये एक पॉइंट आया है जो सामने आया है। रिजर्व बैंक के ऐलान से लोगों के ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ना पूरी तरीके से तय है। आपको एक बार फिर से बता दें हम क्या बता रहे हैं। रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। ये कौन सा रेट होता है? ये वो रेट होता है जिससे बैंक जिस आधार पर पैसा लेते हैं रिजर्व बैंक से, उसके बाद जब वो जाहिर सी बात है लोन आगे देंगे, तो क्योंकि उनको ये किस्त महंगी पड़ रही है, वो आगे इसको पास ऑन करेंगे। अमूमन माना यह जाता है कि ये सीधे सीधे ट्रांसलेट करेगा आपकी ईएमआई में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें वृद्धि होगी। ये सीधा सा खेल है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आरबीआई के ऐलान के बाद सेंसेक्स में भी काफी उतार चढ़ाव हुए। सेंसेक्स 1300 अंकों से नीचे गिरा, बहुत भारी गिरावट हुई। 56,000 के नीचे आ गया है सेंसेक्स। निफ्टी में भी करीब 400 अंकों की एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। ये जो दो चीजें हैं ये तो एक सतही जानकारी है, लेकिन देखिए तमाम और चीजें हो रही हैं। सेंसेक्स भी नीचे गया, निफ्टी भी नीचे गया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा सीएमआई की एक डेटा आई है जिसमें ये बताया गया है कि रोजगार भी नीचे गया है, यानी कि बेरोजगारी दर भी बढ़ी है पिछले महीने के मुकाबले। 7.6 की जगह 7.8 हो गई। इसके अलावा आज आरबीआई के गवर्नर ने यह भी बोल दिया अब फूड इन्फ्लेशन और फूड प्राइसेस और पेट्रोल डीजल के दाम ये बढ़ सकते हैं। पहले से उन्होंने चेता दिया। उनका ये कहना था कि भाई भारत कोई आइलैंड तो है नहीं, अगर पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा होगा उसका असर भारत में दिखना तय है। तो सब चीजों के लिए उन्होंने बोल दिया ये भी बढ़ सकता है, वो भी बढ़ सकता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के ऊपर आप चाहे जितनी बहस अवॉइड करें, सरकार का और आरबीआई जो एजेंसी है उसका खुद ये मानना है कि नहीं, ये बहस आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी बहस है। शायद लाउडस्पीकर से ज्यादा तेज चीख रही है ये बहस। तो आइए असली बहस करें सवाल इंडिया का। रेपो रेट हाई है तो ईएमआई भी हाई होगा। सब्जी खाना तेल अब हो सकता है और महंगा। सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम हो गया है। बेरोजगारी दर में भी इजाफा हो गया है। तो बहनों भाइयों, लाउडस्पीकर छोड़िए, असली बहस तो दरअसल ये है। कब तक अवॉइड करेंगे हम सब? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। परंजॉय गुहा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय सरदाना जी इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब से कुछ ही देर में सुप्रिया श्रीनेट राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। मैं सबसे पहले परंजॉय जी आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। देखिए, आज आरबीआई गवर्नर का ये मान लेना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर देना और बहुत ही
बहुत ही उन्होंने, सुप्रिया श्रीनेट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परंजोय जी, उनका ये पूरा विस्तार से ये समझाना कि एक ऐसी वैश्विक स्थिति है कि जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था अब वो बिगड़ रहा है और भारत इससे अछूता नहीं है, ये बात हकीकत है और इसको छुपाया नहीं जा सकता। संकेत, आज जो भारतीय रिजर्व बैंक जो आज घोषणा किया कि रिपो रेट 4 से 4.4% बढ़ेगा, ये घोषणा बहुत दिन पहले लाना चाहिए था। देखिए, आपका जो ब्याज दर और इसके साथ जो महंगाई के साथ एक संपर्क, एक जटिल संपर्क है मगर एक संपर्क है। आप जानबूझ के 4.5 महीना राजनीतिक कारण के लिए अपने पेट्रोल और डीजल का कीमत नहीं बढ़ाया, क्योंकि आपका विधानसभा चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, आपका उत्तराखंड में, गोवा में। मगर उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत बढ़ रहे थे। आपका रूस और यूक्रेन के बीच जब संघर्ष शुरू हो गया और भी बढ़ना शुरू कर दिया। आपने जानबूझ के उस समय नहीं किया पेट्रोल और डीजल का कीमत ज्यादा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतवर्ष 88 या लगभग 90% कच्चे तेल विदेश से आयात करते हैं, तो महंगाई का मार आया। और आज जो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया वो पहले ही करना चाहिए था। देखिए, ब्याज दर जब कम होता है किसको फायदा होता है? जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो कॉर्पोरेट घराना के में जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति है और शेयर बाजार में। मगर भारतवर्ष के 90% लोग, जो मध्य वर्ग के लोग और सबसे ज्यादा जो गरीब व्यक्ति, उसका आप जेब काट रहे, आपका खाद्यान्न का दाम बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुद एक लक्ष्य रखा था 2 और 6% के बीच हेडलाइन इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब तो वो बढ़ गया। आज जो आपका महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, आपका लगभग 1.5 साल नहीं बढ़ा। तो अचानक भैया बहुत अच्छा, हमारे पुराने मित्र शक्तिकांत दास जी ने अपना नींद से उठ गया, नींद से उठ के बोला हाँ भैया कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर बाजार को गिरने दीजिए, कुछ हमारे बड़े बड़े उद्योगपति थोड़ा नाखुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर महंगाई के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। आप जानते हैं जो खाद्यान्न का कीमत जब बढ़ते हैं, इसका असर पड़ते हैं सबसे गरीब व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, वो लाभार्थी है, आप मुफ्त में उनको गेहूं दे रहे हैं, आपका चने का दाल दे रहे हैं, मगर बाकी सारे जो चीज, नींबू का बात तो भूल जाइए, सब सारे जो खाने की चीज जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आप हर गृहिणी क्या फ्री दे देंगे, का जेब काट रहे। तो इसको तो परंजोय जी, आपका ये कहना है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और आर्टिफिशियली इसको रेगुलेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। इसको आप समय रहते अगर करते तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, ये परंजोय जी का कहना है। सुप्रिया श्रीनेट, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप अभी जिस भूमिका में हैं, इस भूमिका से पहले आप एक इकोनॉमिक अफेयर्स की जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा। सरकार का ये कहना है और ये किसी से छुपा नहीं है कि एक ऐसी परिस्थिति है दुनिया में जिससे भारत अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में ये कदम उठाना लाजमी था। नहीं, ऐसा हेडलाइन कह रहा है। अगर आप आरबीआई का जो पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने निकाला है, जो एकदम से घोषणा करनी पड़ी, ये शेड्यूल घोषणा नहीं थी। एकदम से आरबीआई ने अनाउंस किया कि गवर्नर शक्तिकांत दास एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बॉन्ड मार्केट में क्या हुआ था वो सबने देखा, सेंसेक्स किस तरह से गिरा। ये एक नीजर्क रिएक्शन है और मैं आपको बताती हूँ क्यों है। वैश्विक चीजों के पीछे अब हम नहीं छुप सकते और मुझे लगता है आरबीआई थोड़ा सा इसमें मुंह चुरा रहा है, सरकार को नहीं घेर रहा है। आप देखिए फूड इन्फ्लेशन, और आरबीआई की अपनी रिलीज ये बोल रही है कि 1.5% बढ़ गया, 7.5% में हो गया। कोर इन्फ्लेशन विच इज नॉन फूड नॉन फ्यूल, वो 0.5% बढ़ के 6.5 के ऊपर है। आरबीआई को रियलाइज हो गया कि फरवरी, मार्च और अब अप्रैल में उसका जो सीपीआई इन्फ्लेशन, जो खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 6% से ऊपर होने वाला है। और क्योंकि वो 6% से ऊपर होने वाला है, आरबीआई को अब पार्लियामेंट को लिखकर बताना पड़ेगा कि वो एमपीसी के तहत क्यों नहीं रहा, और इसलिए आरबीआई ने ये एक्शन लिया। मेरा अपना मानना यह, और मैं सॉरी सुन नहीं पाई, मुझे लगता है शायद परंजोय जी बोल रहे थे इसके पहले, मैं बाहर हूं कहीं पर। मेरा अपना मानना यह कि ये थोड़ी सी देर से हुआ है, इट्स ऑलरेडी बिहाइंड द कर्व, लेकिन ये होने के साथ साथ अब हर लोन महंगा होगा। तो अगर सरकार को लगता था
कि आप इस काल चक्र से, इकोनॉमिक आर्थिक मंदी के काल चक्र से लोन देकर निकल जाइएगा, उसका नतीजा आपके सामने है। तरलता आपने लाई सिस्टम में, उसने इन्फ्लेशन को बढ़ाया तो अलग बात है, लेकिन अब सरकार को मानना तो पड़ेगा कि महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, क्योंकि अभी तक सरकार मुगालते हुए थी। 3 बार 6% ब्रीच करने के बाद आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। मुझे लगता है ये एक्शन पहले आना चाहिए था, और कहीं पर ये डेटा क्रेडिबिलिटी पर आरबीआई की जरूर सवाल उठाता है। ये स्मॉल बैंक इन्वेस्टर्स जो एफडी करते हैं, जो स्मॉल बैंक सेविंग करते हैं, जो इसमें पोस्ट ऑफिस में करते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सेविंग दर बढ़ेगी, स्मॉल सेविंग दर। लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन गरीबों पर सबसे बड़ा टैक्स है। ये शायद सरकार समझना नहीं चाहती। महेश वर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है, सुप्रिया श्रीनेट का आरोप यह है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, सूझबूझ, और अगर ये सूझबूझ आप पहले दिखा देते, उसके लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो है ये कबूल करना, ये मानना कि भाई दिक्कत है। तो वक्त रहते माना नहीं, और आज इसी वजह से एक आपातकालीन टाइप की एक स्थिति पैदा करके शक्तिकांत दास जी को एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें ये कुछ कदम उठाने पड़े। तब तक जो है सब लाउडस्पीकर में ही हम लोग उलझे हुए थे। उलझाया तो आपको अभी भी उसी में ही जाएगा। मैं बोल लूं सुप्रिया जी? महेश जी का जवाब। हाँ, इस चैनल पे आपके आने के बाद किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है। इतना अच्छा बोलती हूं मैं, धन्यवाद आपका। अच्छा, एक करके प्लीज। महेश वर्मा जी देखिए, दे रहे हैं कि मैं इतना अच्छा बोलती हूं। थैंक यू महेश जी। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से ऊपर उठ के मुद्दे की बात, क्योंकि देखिए लाउड स्पीकर वो ये सब बहस जो अभी 5 बन जाएंगे, हर जगह उस टाइप की बहस होगी, एकदम आनंद ही आनंद है ना, वैसी वाली स्थिति नहीं है। आज आरबीआई ने जो कुछ भी कहा, और आरबीआई की सोच पे जो ये सवाल खड़ा किया गया, उससे मैं बड़ा हैरत में हूं। हाँ, सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, तो ये एमपीसी की 10वीं बार ऐसी मीटिंग के बाद जो उसकी पॉलिसी जो है एज इट इज रखी गई है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है? और 40 बेस पॉइंट अगर बढ़ाया गया है, तो अगर मार्केट में या बैंकों को अगर हम पैसा देंगे नहीं, तो मार्केट चलेगा कैसे? अब इस चीज को, इस नजरिए को भी अगर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए और ये कहा जाए कि इससे महंगाई जो है वो जोर पकड़ेगी, तो सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब हम देश, आपके समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। आप अगर जो है ना अपने आप को ज्यादा मियां मिट्ठू समझती हैं, तो आप अपने राहुल गांधी को समझाइए जाके तो क्या बोलते हैं। हमें आप बकवास मत करिए, जो पूछा जा रहा है उस पर जवाब दीजिए। जब आपको यही नहीं पता है कि महंगाई के चलते ये बढ़ाया गया है, आप बेकार की बातें कर रही हैं। आप बकवास कर रहे हैं, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? आप बदतमीजी करती हैं हमेशा, हर आदमी के साथ बदतमीजी, एक करके बेकार की बात। ये बदतमीजी। सुप्रिया श्रीनेट और महेश वर्मा जी, महेश जी देखिए, इसमें ये क्या तरीका है? ये संकेत जी क्या तरीका है? मुद्दे पर रहे। अरे मोदी जी को ये क्या तरीका है? राहुल गांधी जी, ये बदतमीजी की दूसरी नाम बन गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये नेम कॉलिंग जैसे ही होगा, राहुल गांधी, मोदी, और तुरंत ये सब हम मुद्दे से हट जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे लाउड स्पीकर की ओर चले जाएंगे। लाउड स्पीकर से वापस आइए। संकेत जी, मैं ये कह रहा हूँ, असली बहस लाउड स्पीकर नहीं है। वापस आइए वापस आप। विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक का जो अर्ली प्रेडिक्शन जो था, उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो साफ जाहिर होता है कि आर्थिक मंदी विश्व में जो है अगले 5 साल तक छाई रहेगी, और उसमें भारत जो है एक विश्वसनीय जो है आर्थिक रूप से मजबूत देश के रूप में कहीं ना कहीं उभरेगा। ये नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर ये और इस तत्काल रूप से अगर ये महंगाई बढ़ाता है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, अगर उसकी वजह से अब वे जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने ये चीज बोल दी, खुल के बोल दी, मुखर होके बोल दी कि महंगाई बढ़ेगी, तो आपको नहीं लगता है कि आम आदमी की कमर टूटेगी? नहीं, उन्होंने कहा कि अगली तिमाही थोड़ी नरम रहेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि महंगाई बढ़ेगी। गलत कोट करके और बाजी मारने का, और ये बाजीगरी दिखाने का, और अपने आप को ये साबित करने का कि हम बहुत बड़े इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, ये मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग जो कम से कम कांग्रेस और एक आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा मैं सुप्रिया, लेकिन उससे पहले सरदाना जी अच्छी बात बताएं जो देश हित में हो, जनहित। विजय सरदाना जी, नहीं एक सेकंड, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता,
अब महेश जी, अगर कुछ सवाल पूछ दिया जाए तो ये अर्थव्यवस्था को भी हम आर्गुमेंट देश हित में ही करें। देश हित में कई बहस हो सकती हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल भी देश हित में हो सकते हैं। सवाल अक्सर देश हित में ही होते हैं। विजय सरदाना जी, संकेत जी, मुझे एक चीज अभी सुप्रिया वापस आऊंगा। विजय जी ने अभी कुछ बोला नहीं है, मैं उनके ओपनिंग कमेंट्स ले लूं उसके बाद। विजय सरदाना जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि अब ये एक तरीके का कबूलनामा है, मान लेना है स्पष्ट तरीके से कि दिक्कत है और दिक्कत बड़ी है और आगे और बढ़ सकती है? निश्चित रूप से देखिए, जो हमारा आज इन्फ्लेशन है, जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं, वो इंपोर्टेड महंगाई है। क्योंकि जिन चीजों को आप आयात कर रहे हैं, जैसे आपका ऑलमोस्ट 85% क्रूड इंपोर्ट होता है, आपके खाने के तेल इंपोर्ट होते हैं, आपका नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है, आपका फर्टिलाइजर कुछ हद तक इंपोर्ट होता है। जब आपका फंडामेंटल एनर्जी सोर्स, जिसको आप पेट्रोल बोल सकते हैं, अगर वो महंगा आता है, तो निश्चित रूप से जब उसके रेट बढ़ते हैं तो जो भी एनर्जी ओरिएंटेड सेक्टर है वहां तो महंगाई बढ़ेगी। वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में महंगाई बढ़ेगी, ये बात हमें माननी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि जो आरबीआई ने स्टेप उठाया, क्या इससे महंगाई कंट्रोल होगी? मुझे नहीं लगता। कारण उसका सिंपल ये है कि आपने जब मनी सकिंग करी है 85,000 करोड़, तो वो पैसा आएगा जो आज लिक्विडिटी, जिसको फ्रॉथ बोलते हैं, जो स्टॉक मार्केट में है, बाकी जगह पे है, वो पैसा आप जरूर बैंकों को सक आउट कर लेंगे। लेकिन क्या इससे महंगाई कंट्रोल होगी? इससे पेट्रोल के दाम तो नीचे नहीं आएंगे, इससे खाने के तेल के दाम नीचे नहीं आएंगे, इससे इंपोर्टेड नेचुरल गैस के दाम नीचे नहीं आएंगे। तो ये एक अटेम्प्ट शायद इसलिए होगा कि शायद लोग तेल कम खरीदें, या लोग जो डिस्क्रिशनरी इनकम है उसको किसी तरह से मैनेज करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो आज डिसीजन लिया गया है, इसमें कैपिटल गुड्स के अलावा उसके शायद रेट कम हो जाए, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, चाहे वो फूड है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उनके रेट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो आम आदमी को इससे शायद कोई रिलीफ ना मिले। हाँ, हो सकता है कि आपकी कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट में कमी आए, लेकिन उसका खामियाजा वापस यही होगा कि अगर आपके व्हाइट गुड्स नहीं बिकते हैं, स्कूटर नहीं बिकते हैं, कारें नहीं बिकती हैं, क्योंकि ईएमआई बढ़ जाता है या लोग पोस्टपोन कर देते हैं, तो आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और उसके बेस पे जो आपका जीएसटी है, उस पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो आज के इस डिसीजन से, जबकि सप्लाई साइड ओरिएंटेड इन्फ्लेशन है नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए सरदाना जी, आपका ये कहना है कि ये इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। बात ये कही जा रही है कि ये कदम थोड़ा सा पहले ही उठा लिया जाता। परंजॉय का ये कहना है कि अगर समय पे उठाया जाता तो शायद इस तरीके का वो विकराल रूप नहीं लेती कि अभी मजबूरी में, इमरजेंसी में करना पड़े। नहीं, देखिए संकेत जी, मुझे इसलिए नहीं लगता कि आप उसका टाइमिंग कुछ भी करें। कंजम्पशन, जो डेली कंजम्पशन है, वो तो रोज होता है। अगर मैं ये कहूं कि आपने ये नहीं बढ़ाए दाम, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये 20 दिन पहले हो जाता तो आज शायद तेल के दाम कम हो जाते या सब्जी के दाम कम हो जाते। मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई डायरेक्ट कंजम्पशन से रिलेटेड है। एक एक करके सबसे पहले सुप्रिया जी का राइट टू रिप्लाई, उसके बाद परंजॉय जी। मुझे लगता है कि आरबीआई जैसी चीजों पर थोड़ी तथ्यात्मक बहस हो तो अच्छा रहेगा। आरबीआई ने फूड इन्फ्लेशन को अपने स्टेटमेंट में 2 बार बोला है और कहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो इस समय 7.5% पर है, वो बड़ा खतरनाक है। और ये भी कहा है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट फूड प्राइसेस विल रिमेन हाई। उसके बाद आरबीआई ने एक बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर इधर उधर की बातें हो रही है, आरबीआई का लगता है ना स्टेटमेंट सुना गया है ना पढ़ा गया है। शक्तिकांता दास जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कोर इन्फ्लेशन, जो नॉन फूड और नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन होता है, दैट इज लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड इन द कमिंग मंथ्स। और फिर ये एडमिशन है कि इन्फ्लेशन प्रेशर इज बिकमिंग मोर अक्यूट। इधर उधर की बातें हम अभी भी करेंगे आरबीआई के इस एक्शन के बाद। और मैं आपको एक बता दूं, हम लोगों ने आरबीआई कवर किया है, ये मदर ऑफ ऑल पॉलिसी एक्शन है। अभी एमपीसी की मीटिंग हुई थी अप्रैल में, उसमें नहीं डिसाइड किया गया। आज 4 मई को ये डिसीजन एकाएक लेना पड़ा, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल पॉलिसी एक्शन है। कैश रिजर्व रेशियो 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है और रिवर्स रेपो रेट वो बढ़ा है 40 बेसिस पॉइंट्स। हर लोन अब महंगा होने वाला है। तो सरकार को यह साधना पड़ेगा कि जब ग्रोथ घटती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो सरकार को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। सबसे पहला दायित्व है कि सरकार के नुमाइंदे, उनके एक्सपर्ट्स ये
माने तो कि महंगाई है, यहाँ पर तो मानने से ही गुरेज है, यहाँ पर तो बोला ही नहीं जा रहा है। तो महेश जी आपका जवाब। महेश जी, जैसे कि सुप्रिया श्रीनेर बता रही हैं, उन्होंने एक दस्तावेज पढ़ा है जिसमें उनका ये कहना है कि शक्तिकांत दास ने इस बात का जिक्र किया है कि फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, और एक बार नहीं, दो बार किया है। उसमें साथ में उन्होंने एक बात और भी चिन्हित की है, उस बात को ये कंसील करके बता रही है कि इस बार जो मानसून, जिस तरह का प्रेडिक्शन है मानसून को लेकर, जिस तरह के हमारे खाद्यान्न के पैदावार हैं, उसकी वजह से हमें दूसरी तिमाही में कहीं नरमी भी दिखाई देगी, और उस चीज को भी उन्होंने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है कि वो हमारे इन्फ्लेशन रेट को कुछ हद तक कंट्रोल और कमांड देगा, पहली बात। दूसरी बात की जो 40 बेसिस पॉइंट को अगर उन्होंने बढ़ाया है, तो दुनिया के तमाम बैंकों ने इसको रिवाइज किया है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई इंडिया में पहली बार, मतलब कोई पहला बैंक नहीं है। अभी से पहले, जैसे अभी हमारे जो पत्रकार मित्र हैं ठकुराता जी, जो उन्होंने बात रखी, उसका उनका कहने का आशय मात्र यही था कि कुछ ऐसी चीजों को हमें बढ़ावा अब देना चाहिए। मार्केट अब खुला हुआ है, थोड़ा सा लोगों का कहीं काम धंधा बढ़ा हुआ है, कहीं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से बैंकों को अगर हम कुछ देते हैं इस टाइम, उनकी लिक्विडिटी बढ़ती है, तो उसकी जो है कहीं ना कहीं फायदा होगा लोगों का। एक जब मार्केट चलेगा, जब मार्केट चलेगा तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे कि हमारा जो जीडीपी है, जो हमारा ग्रोथ रेट नहीं, देखिए सरदाना जी ने जिस तरीके से बताया, महेश जी आप जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जैसे सरदाना जी ने समझाया, उनका ये कहना है कि इसका तो जीएसटी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है महंगे लोन की वजह से, महंगी ईएमआई की वजह से लोग अपना फैसला टाल दें। अब जो दे रहा है वो तो देता रहेगा, लेकिन टाल दे। जीएसटी कलेक्शन जो है अभी रिकॉर्ड हाई पर चलता जा रहा है। देखिए इसमें कोई आसान इसका समाधान नहीं है कोई। परंजॉय जी आखिरी कमेंट। 2020 से ऐसी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यथावत रखा गया, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं उस तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। जी विश्लेषण उस तरह से होना चाहिए। 2 बार लगातार 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, ये नहीं बोलेंगे। संकेत जी, एक कहावत है, देयर आर नन सो ब्लाइंड एज दोज हु विल नॉट सी। आपके आंख के सामने जो है, आप अगर देख नहीं चाहते हैं तो क्या आप अंध व्यक्ति से भी खराब आपका स्थिति है। सबको मालूम था कि महंगाई बढ़ रहे है और बढ़ने का संभावना है। आपने जानबूझ के पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाया, क्यों? राजनीतिक कारण। वापस आ रहे आज ने ये मोदी सरकार का 8 साल में हम देख रहे किस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय जबरदस्त झगड़ा, एक लंबा चौड़ा एक लेख भी आया है सोमेश झा का, आप पढ़ के देखिए ना। आप रघुराम राजन जी का बात तो भूल ही जाइए, उर्जित पटेल, सबके साथ ऐसा हुआ क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बार बार बोल रहे हैं कि ये ब्याज दर आप नीचे रखेंगे, आर्टिफिशियली रखेंगे, इसके साथ फायदा होगा कुछ बड़े बड़े उद्योगपति को, कॉर्पोरेट घराने का मालिक, कुछ पूंजीपति को, बाकी लोग को तो नुकसान हो रहे हैं, बाकी सबका नुकसान हो रहा है। और महंगाई का मार तो सबसे ज्यादा गरीब के ऊपर पड़ रहा है। तो आप चुनाव के पहले कुछ नहीं किया, चुनाव के बाद आपको मालूम है उसके बाद लगातार आपका पेट्रोल डीजल बढ़ा। तो भारतीय रिजर्व बैंक को जो करना था, मैं एक बात दोबारा बोल, बहुत पहले करना चाहिए था। और अभी जो किया, इसका कितना फायदा होगा समय बताएंगे। मैं तो आश्चर्य नहीं होऊंगा कि खाद्यान्न का दाम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। क्या होगा इसके कच्चे तेल के ऊपर, दाम के ऊपर, जैसे अभी हमारे सरदाना जी ने बताया, हम आधा से ज्यादा हम विदेश से खाद्यान्न के लिए जो एडिबल ऑयल्स हम आयात करते हैं, फर्टिलाइजर, सब कुछ बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने कहा रिपल इफेक्ट, एक बार जब डीजल का कीमत बढ़ जाते हैं तो सारे जितने चीजों, हर चीज का बढ़ जाता है, क्योंकि यातायात का खर्चा बढ़ जाता है। चलिए आप सब लोगों का, मेरा कहना है सरकार नींद से उठ गया कि हमें तो कुछ अंकुश लगाना चाहिए महंगाई के ऊपर। तो परंजॉय जी का ये कहना है कि सरकार आखिरकार नींद से उठी है और उनको एहसास हुआ है कि ये भी एक बहस है, लाउड स्पीकर से ज्यादा तेज चिल्ला रही है महंगाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद सवाल जारी रहेंगे। और हनुमान चालीसा विवाद में आखिरकार आज सांसद नवनीत राणा और उनके पति
रवि राणा को जमानत मिल गई। मुंबई की कोर्ट ने आज दोनों को जमानत दे दी। 12 दिन बाद दोनों जेल से छूटे। नवनीत और रवि को शर्तों के साथ जमानत मिली है। शर्तों के मुताबिक वे दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस मामले में मीडिया से बात नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करना होगा। शर्तें ना मानने पर जमानत रद्द हो सकती है। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। कोर्ट ने जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है, और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर रहने का है। और महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और रवि राणा पर एक और कार्रवाई की तैयारी हो गई है। बीएमसी की टीम आज निरीक्षण के लिए उनके खार स्थित घर पहुंची। बीएमसी ने सोमवार को राणा के खार स्थित घर के बाहर एक नोटिस भी चिपकाया था। इस नोटिस के मुताबिक इस बात की जांच होगी कि कहीं अवैध निर्माण तो नहीं किया गया है। मुंबई के खार इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनका घर है ये लावी अपार्टमेंट। इसके 8वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है और बीएमसी को ऐसी शिकायत मिली है कि उनके फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है। 2 दिन पहले नोटिस यहां पर चिपकाया गया था बीएमसी की ओर से, और आज जैसे ही कोर्ट से जमानत मिली है, राहत मिली है राणा दंपत्ति को, बीएमसी की टीम यहां पर आज निरीक्षण के लिए पहुंच गई थी। चूंकि फ्लैट बंद था, उसके बाद बीएमसी की टीम 10 मिनट में ही यहां से निकल गई, लेकिन ये जानकारी देते हुए कि एक बार और बीएमसी की टीम यहां पर आएगी निरीक्षण के लिए। जिस तरह से शिकायत मिली है अवैध निर्माण को देखते हुए, ऐसा उनको यहां पर निरीक्षण करना होगा। तो क्या राणा दंपत्ति जेल से निकलने के बाद यहाँ पर आएगी खार स्थित अपने घर में, या किसी और गेस्ट हाउस में रुकेगी, ये भी देखना होगा। ये भी देखना होगा जिस तरह से उनके करीबी, राणा दंपत्ति के करीबी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बदले की राजनीति है, ऐसा कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जिद पे अड़े थे कि मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसको देखते हुए इस तरह की कार्रवाई उन पर हुई है। और अब बीएमसी इस तरह का भी दबाव उनके ऊपर बना रही है। तो क्या बीएमसी सिर्फ दबाव बना रही है या तोड़फोड़ की भी कार्रवाई होगी, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। मुंबई में खार स्थित लावी अपार्टमेंट के बाहर से कैमरा पर्सन धानिश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर सियासी घमासान जारी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज कहा है कि यह आंदोलन एक दिन का नहीं है, आगे भी जारी रहेगा। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। दिल्ली के संगम विहार इलाके की शूटिंग रेंज के पास एमसीडी के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। रेडी पटरी वालों की छोटी छोटी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। गन्ने की जूस की दुकान, चाय की दुकान, बीड़ी पानी की रेडियों पर बुलडोजर
चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एमसीडी ने आज से 13 मई तक अवैध निर्माण को गिराने का पहला चरण शुरू किया है। दक्षिणी दिल्ली में फिर से एक बार गरीबों की रेहड़ी पटरियों पर एमसीडी के बुलडोजर चले। आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं हम लोग, और दिखाई भी यहाँ पर किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर कई सालों से ये लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगा रहे थे। कोई पानी बेच रहा था, तो कोई गन्ने का जूस, तो कोई चाय। ये चालान की रसीद है आप लोगों के पास। क्या आप लोगों को वक्त दिया गया आज की? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया। बिन बोले बरसात आ गए। बिन बोले आ गए। अच्छा, ये बताइए, आपको रेहड़ी लगाने किसने दी यहाँ पे? इन्हीं लोगों ने लगानी थी। अगर हटाने पहले ही तो हटा देते शुरू से ही। एमसीडी के बुलाया नाम है प्रो। ये तो चालान की रसीद है। चालान की नहीं सर, उसकी चीज है, चालान की दूसरी रसीद है। पंजीकरण हर महीने एमसीडी वाले पैसे लेके जाते हैं, बीट वाले पैसे लेके जाते हैं, एनक्रोचमेंट ये लोग खुद करवाते हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, जो अभी ये चेयरमैन साहब यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी का नारा है कि हर किसी को रोजगार देना है, तो मैं आप सबको बता दूं बीजेपी का एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार और हर गरीब आदमी बेरोजगार। तो ये आप लोग ये बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं आप। संगीन क्या, सही है? आप फैक्ट चेक करो ना, आप तो न्यूज वाले हो, आपको तो हमसे ज्यादा नॉलेज है, आप फैक्ट चेक करो ना। सर, यहाँ पर एमसीडी के जो ड्राइव चलाई है आप लोग, यहाँ पे 20 से 25 साल से ये लोग यहाँ पर अपनी रेहड़ी पटरी लगा रही थी, तो इतना वक्त क्यों लगा दिया? इनकी रोजी रोटी चलती थी। नहीं, इनकी रोजी रोटी से हमें कोई इनकी दुश्मनी नहीं है। इन गरीब आदमियों को तो व्यवस्थित करके जो डायरेक्शन है दिल्ली हाई कोर्ट की, उसके माध्यम से इनको स्ट्रीट वेंडर्स को टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से दुकानें अलॉट करने का पहले दे देनी चाहिए थी, फिर हटानी चाहिए थी। नहीं, ये तो रोड ब्लॉक कर रखे हैं, वो तो उसके लिए वेट थोड़ी करेंगे। 25 साल से लग रहे थे। नहीं, 25 साल से कुछ नहीं है, ऐसा तो लोगों का कहना है। पर लेकिन हम लगवाता कौन है? इनको लगवाई किसने? ये देखो, जरूरत आदमी की लगाती है, समय आदमी का लगाता है। अच्छा बुरा समय सबके पास आता है। एमसीडी वाले पैसे नहीं लेते इनसे, रेहड़ी पटरी लगाने वाले कोई पैसे इस तरह की कोई सब खुल के कह रहे हैं कि पैसे लेकर के एमसीडी वाले यहाँ पर दुकानें लगवाते हैं, हर महीना ले जाते हैं, और फिर आज जब पब्लिसिटी पानी है तो बुलडोजर चला दिया। ऐसा यहाँ पब्लिसिटी स्टंट नहीं चल रहा है, कोई आज चुनाव नहीं है। एमसीडी चुनाव आने वाले हैं सर। कहाँ आ रहे हैं? एमसीडी और चुनाव तो तब होगा, तब की बात है। ये तो आज की बात कर रहे हैं। इसका एमसीडी इलेक्शन से ना देखें। आपको जो रोड मैप दिया है वो ईस्ट ऑफ कैलाश का भी दिया है। आपको जो रोड मैप दिया उसमें जसोला भी दिया है, उसका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी दिया है। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग लोगों को सेवा और सुविधा दोनों देना चाहते हैं। तो ये जिनकी रेहड़ियां हटाई गई उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ऑलरेडी टाइम वेंडिंग कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो इंसाफ करना ही करना है। ठीक है सर, शुक्रिया। राजपाल जी का कहना है कि कोई पैसा नहीं लेता है और बुलडोजर सबके यहाँ चलाए जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें बताती हैं कि गरीब आसान है उनके रेहड़ी पटरियाँ हटा देना, उन्हें धक्का दे करके निकाल देना, और ये वही लोग हैं जो पैदल लॉकडाउन में अपने गांव गए, कोरोना में सड़कों पर एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे, और अब जो इनका रोजगार था उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि अब दक्षिणी दिल्ली को भी तालियां चाहिए, तो तालियां योगी के बुलडोजर को मिली, शिवराज के बुलडोजर को मिली, तो अब ये बुलडोजर राजनीति कितनों की रोजी रोटी तोड़ेगी, कितनों को सड़कों पर लाएगी, अभी आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।